Hey dear candidates, we shall be learning about William Wordsworth today, the one of the greatest writer of romantic era. We shall be studying about his life, his biography, his main works, how according to him human being and nature are correlated, his important poems and his style of writing. So without any ado, let's start. Born in Cockermouth in Cumberland, Lake District in 1770. So William Wordsworth was born in England in Cockermouth. तो प्लीज़ इसको याद कर लें, कोकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट में 1770. देखिए बेटा, हम जो भी अभी पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू एग्ज़ाम. अब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, केवल हम वही पढ़ेंगे. बहुत लंबा चौड़ा, तब देखो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में चाहे हम थीसिस कर लें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे, राइट. उनके फादर जो थे वो एक लॉयर थे और उनके पास एक अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, उसी का एक्सेस उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को दे रखा था. तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोइट्री के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ को उनके फादर जॉन विलियम जिनका नाम था, जॉन वर्ड्सवर्थ जिनका नाम था, उनसे उनको पोइट्री की गाइडेंस मिली. 1791 में ही गॉट अ डिग्री एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज. 1790 he went on a walking tour of France and the Alps. He was fascinated और 1790 में एक बार वो एक वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस के लिए जाते हैं और द एल्प्स माउंटेन पर जाते हैं और वहाँ के फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स थे उनको देखकर बड़ा ही वो सरप्राइज्ड होते हैं और बड़े अट्रैक्टेड होते हैं. और 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसका उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा. लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ब्रूटैलिटी अभी भी है, जो रेडिकलिज्म है फ्रांस में वो भी है, तो दैट्स वाई लेटर ऑन ही क्विट फ्रॉम दोज आइडियल्स. और जब वो फ्रांस गए हुए थे ना बेटा, दैट टाइम ही मेट एनिटी वेलोन. और वहाँ एनिटी वेलोन से उनकी एक बेटी होती है कैरोलिन, जिसकी शादी में भी बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी सारा अमाउंट मनी ऑफर करते हैं और इस पूरे मैटर को वो बाद में सॉर्ट आउट कर लेते हैं. बिकॉज फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का जो डिस्प्यूट था, उन दोनों डिस्प्यूट्स के कारण लेटर ही हैड टू मूव अगेन बैक टू इंग्लैंड. The reign of terror and the war between England and France caused him to return to England. He was disappointed by the period of terror. He went to live with his sister Dorothy in close contact with nature, but for a few years he lived in Somerset near his friend Coleridge, with whom he collaborated in the 1797-1799 period to write lyrical ballads. अब उसके बाद वो फिर अपनी बहन डोरोथी के साथ नेचर के क्लोज रहने के अब प्लान करते हैं और सोमरसेट में जाके सेटल हो जाते हैं. और सोमरसेट में वहीं उनकी मुलाकात कॉलरिज से होती है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं एंड दे बोथ कोलैबोरेटेड टू राइट द फेमस बुक लिरिकल बैलेड्स. ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है. और बाद में उनकी शादी होती है अपनी ही चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हचिंसन के साथ और इनके 5 बच्चे हैं. 1843 में ये पोइट लॉरेट का इनको अवार्ड मिलता है विलियम वर्ड्सवर्थ को. और ही बिकेम मोर कंजर्वेटिव एंड वेंट ऑन राइटिंग पोएम्स अंटिल हिज डेथ इन 1850. 1850 में उनकी डेथ होती है एंड टिल दैट टाइम ही बिकेम वेरी कंजर्वेटिव और पोएम्स लिखते रहते थे. पोएम्स कंटिन्यू की इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहे. अब इनके मेन वर्क्स की बात करते. टुगेदर विद कॉलरिज ही पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स विद फ्यू अदर पोएम्स. इनकी जो मेन सबसे बड़ा पोइटिक वर्क अगर हम जो मानते हैं, दैट इज लिरिकल बैलेड्स. अब लिरिकल बैलेड्स ना 2 बार पब्लिश हुआ है, तो 2 वॉल्यूम्स हैं. पहले का नाम है लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स. अब 1798 से ये ऐसा माना जाता है कि इसने बिल्कुल इग्नाइट कर दिया था रोमांटिक इरा को. तो 1798 लिरिकल बैलेड्स, और इस लिरिकल बैलेड्स में कॉलरिज की पोएम्स भी शामिल थी, जिसमें फेमस पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर भी इंक्लूडेड थी. वहीं जब इन्होंने दूसरी बार जब इसको पब्लिश करवाया लिरिकल बैलेड्स विद अदर पोएम्स 1800 में, तो इसमें इनका एक फेमस जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स ये इंक्लूड किया गया है.
और इसी को बोलते हैं द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ठीक है, इसके अलावा अगर वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की हम बात करें तो ही इज कंसिडर्ड एज द पोएट ऑफ नेचर, बट इनकी पोएम्स में नेचुरल डिस्क्रिप्शन आपको कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि ये अपनी पोएम्स में इंटरेस्ट दिखाते थे कि कैसे एक जो नेचर वर्ल्ड है, नेचुरल जो वर्ल्ड और ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप वो ज्यादा डिपिक्ट करते थे रेदर देन डिस्क्राइबिंग द नेचुरल डिस्क्रिप्शन। He thought that man and nature are inseparable and that there are values in nature. It is from nature that man learns joy and love. इनका मानना था कि ह्यूमन बीइंग और नेचर को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी भी जो गुड क्वालिटीज हैं, जितना भी वो एंजॉयमेंट और लव करना सीखता है, वो सब कुछ उसने नेचर से सीखा है। एंड दैट्स व्हाई वर्ड्सवर्थ एक्सप्लॉइटेड द सेंसिबिलिटी ऑफ आई एंड ईयर टू परसीव द ब्यूटी ऑफ नेचर। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ना ओनोमैटोपिक वर्ड्स उनकी उसमें मिलेंगे कि कैसे जो नेचर की जो साउंड्स हैं उनको उन्होंने अपनी पोइट्री में इंक्लूड किया है। और वैसे ही नेचर की जो जो हम एक साइट जो देखते हैं, जो लैंडस्केप्स जो देखते हैं, उनको उन्होंने बहुत बखूबी अपनी पोइट्रीज में इंक्लूड किया है। अब उनका जो इम्पोर्टेंट है जो वर्क है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक पोइट्री क्या होती है। तो आपको ना बच्चा ये कंप्लीट जो है इसको याद करना है एज इट इज, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो विलियम वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन आएगा दैट विल बी डेफिनेटली व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर पोइट्री, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाटएवर विलियम वर्ड्सवर्थ रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो आपको ये वाली जो लाइन्स है वो बहुत बखूबी याद होनी चाहिए। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि एकदम से जो पावरफुल फीलिंग्स है उनका ओवरफ्लो होने लग जाता है। और इनकी लेकिन उत्पत्ति कहाँ पर तो होती है, इनकी ओरिजिन कहाँ पर होता है? ऐसे इमोशन रिकलेक्ट होते हैं जब आप शांतिपूर्ण बैठे हो। ट्रैंक्विलिटी का मीन्स होता है किसी शांति में बैठे, इन पीस, इन कामनेस। आप जब बैठे होते हैं तब आप इन सब चीज़ों को याद करते हो, इमोशंस को याद करते हो, वो आपके दिमाग में ओरिजिन होते हैं। द इमोशन इज कंटेम्पलेटेड टिल बाय ए स्पीशीज ऑफ रिएक्शन द ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर्स। और फिर ये जो इमोशंस है वो कंटेम्पलेट होते रहते हैं जब तक कि बहुत सारे तरह के वैरायटी ऑफ रिएक्शंस उस ट्रैंक्विलिटी में ना आ जाए और वो जो हमारे मन की जो शांति थी वो डिसअपियर हो जाए, और तब एक इमोशन पैदा होगा। और वो इमोशन किंडल्ड टू दैट विच वॉज बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, और वो इमोशन मतलब एक तरह से प्योरीफाई हो जाएगा जो कंटेम्पलेशन से पहले का था। इज ग्रेजुअली प्रोड्यूस्ड, और वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होता जाएगा। एंड डज इट सेल्फ एक्चुअली एग्जिस्ट इन द माइंड, और वही फिर एक्चुअल में माइंड में एग्जिस्ट करता है, और वहीं से फिर पोइट्री का मतलब आप ये मान के चलो कि वो इमोशन प्योर होता है। अब देखो थोड़ा सा इन्होंने जो पोइटिक प्रोसेस समझाया वो क्या है कि एक पोइट होगा, वो नेचर में कोई सेंसरी एक्सपीरियंस करेगा, उससे उसके दिमाग में कुछ इमोशन अराइज होंगे। आप इस फ्लो चार्ट को अपने आंसर शीट में भी लिख सकते हैं। इमोशन अराइज होंगे, फिर वो इमोशन उसको मेमोराइज करेगा, वो रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी होगा। फिर वैसा सा सिमिलर इमोशन दोबारा उसके माइंड में अराइज होगा, और फिर उस सिमिलर इमोशन से पोइट्री लिखी जाएगी। फिर वो पोइट्री रीडर के पास पहुंचेगी, और रीडर फिर उसी सेम इमोशन को रियलाइज कर सकेगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएटिक प्रोसेस को इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि पोएट ना एक टीचर होता है। कैसे होता है? द पोएट हैज अ ग्रेटर सेंसिबिलिटी देन कॉमन मैन। ही इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट बिकॉज थ्रू द पावर ऑफ हिज इमेजिनेशन ही गेट्स टू द रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब जो एक पोएट है वो दिखाता है कि शोज मैन हाउ टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड इम्प्रूव देयर मॉरल बीइंग्स। ये एक पोइट का काम है। ही एक्ट्स एज अ प्रॉफिट, ही एक्ट्स एज अ टीचर, कि जो भी उसने अच्छी चीजें देखी हैं, जो उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन से, उससे वो रियल नॉलेज को क्रिएट करेगा रीडर्स के लिए। एंड ही ड्रॉज अटेंशन टू द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ लाइफ वेयर द डीपेस्ट इमोशंस आर टू बी फाउंड। और जो चीजें एक कॉमन आदमी को ऑर्डिनरी लगती हैं उनके लिए भी डीप इमोशन अराइज कर देता है। कौन? एक पोइट। अब वर्ड्सवर्थ के स्टाइल के बारे में बात करें तो वर्ड्सवर्थ वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज स्टाइल। उन्होंने ना पूरी तरह से ही वाज अगेंस्ट द सोफिस्टिकेटेड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज।
वो पोएटिक डिक्शन के पूरी तरह अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि ऐसी पोएट्री का क्या फायदा जिसको आम लोग समझ ही नहीं सकते हैं, जो सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए है। दैट्स वाई वर्ड्सवर्थ वॉज इंटरेस्टेड इन ऑर्डिनरी एवरीडे वर्ल्ड एंड इन द कॉमन लाइफ। और इसीलिए उनकी जो आप पोएटिक वर्क देखेंगे उनमें उन्हें कॉमन सिंपल चीजें, रस्टिक पीपल, गाँव के लोगों के बारे में जो मॉरल वैल्यूज से भरी हुई हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कशन किया। इन्होंने कोई बहुत बड़े राजाओं के बारे में या कोई लग्जरी लाइफ के बारे में, अपर क्लास के बारे में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के बारे में, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है। ही यूज सिंपल एवरीडे लैंग्वेज एंड वाज अगेंस्ट पोएटिक डिक्शन। अब बात करते हैं इनकी एक बार एजुकेशन की। वर्ड्सवर्थ अटेंडेड हॉकशेट ग्रामर स्कूल एंड लेटर स्टडीड एट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। He developed a deep love for nature during his time in the Lake District, which had a profound influence on his poetry. अब एक्चुअली वो लेक डिस्ट्रिक्ट से तो थे ही, तो पहले इन्होंने अपना जो इनका एक ऑफिशियली अगर हम बोलते हैं तो वो हॉकशेट ग्रामर स्कूल में वो जाके पढ़े थे लेक डिस्ट्रिक्ट के, और वहीं पर फिर बाद में उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज में एडमिशन लिया था, जहाँ से उन्होंने अपनी बीए की जो डिग्री है, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो कंप्लीट की थी। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ, दैट इज नेचर एंड द लेक पोएट्स। नेचर आपको पता है, लेक पोएट्स के बारे में भी समझे। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है ऑफन एसोसिएट की जाती है रोमांटिक फोकस ऑन नेचर एंड द सबलाइम। अब आप सबको पता है कि रोमांटिक फोकस का मतलब वो नहीं है जो आज के समय में हम समझते हैं द लव बिटवीन अ कपल। नो, इट इज रिलेटेड टू द लव बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। ही अलॉन्ग विद कॉलरिज, तो उसी टाइम पर लेक डिस्ट्रिक्ट में ना 3 इंपॉर्टेंट पोएट्स हुए। एक तो वर्ड्सवर्थ खुद थे ही, साथ में कॉलरिज और एक और उनके फ्रेंड थे। जब वो वापस आ गए थे कॉलरिज को छोड़ के, जब वो वापस आ गए थे तो रॉबर्ट साउ थे। ठीक है, इन तीनों को ऐसा रेफर किया जाता है कि तीनों लेक पोएट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि इनका कनेक्शन लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड से था, और लेक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वहां पे एक बहुत खूबसूरत लेक भी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आप वो पढ़िए, आपको 100% मार्क्स पूरे आएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मैं उनको रेड फॉन्ट में लिख रही हूँ, आज ही आपको ये सारे पढ़ डालने हैं। लिरिकल बैलेड्स विद फ्यू अदर पोएम्स, ये इनकी फर्स्ट जो राइटिंग थी 1798 में, जिसको ऐसा बोला जाता है कि मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक इरा, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से। तो 1798 में इन पोएम्स के साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पोएम राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय सैमुअल टेलर एसटी कॉलरिज के द्वारा लिखी हुई पोएम भी इंक्लूडेड है। लेकिन हम विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो मैंने वहां पर वो लिखी नहीं है, लेकिन वो भी आपको पढ़नी है। तो लिरिकल बैलेड्स का आप एक इंट्रो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जो ट्रिंटन एबे पोएम है उसकी जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं कुछ, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स थे, लेकिन आपको मेन फोकस करना है लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे जो वैली थी वहां पर उसने जो पोएट्री लिखी थी उसको आपको स्पेशली फोकस करना है। फिर नेक्स्ट इनका जो वर्क था दैट वाज आल्सो लिरिकल बैलेड्स एंड अदर पोएम्स। अब ये 1800 में पब्लिश हुआ था। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पोएम्स, एक तो देखो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स है ही है, उसका मैंने आपको बता दिया, आपको वो वाली लाइन बिल्कुल याद रखनी है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी पोएम्स है, बहुत बड़ी नहीं है, आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं, और आज ही कवर करें इनको। 3 years शी ग्रू अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील लूसी ग्रे। ठीक है, ये तीनों पोएम्स प्लस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स का की समरी, ये आज आपको करनी है। मैं क्या करूंगी, देखो हर एक उस पर भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। मेरे जो नोट्स हैं मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से इसको ज्वाइन करें, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं इनका अच्छे से डिटेल्ड नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये तीनों पोएम्स आपको साथ करनी है, प्लस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स की समरी आपको अच्छे से पढ़नी है। अब नेक्स्ट उनका जो पब्लिकेशन था दैट वाज पोएम्स इन 2 volumes 1807। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो मैंने मार्क कर रखी हैं। इसमें से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पोएम तो आपकी है ये, एक तो डैफोडिल्स, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, माई हार्ट लीप्स अप, फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस।
ये तीनों पोएम्स तो आपको बिल्कुल अच्छे से करनी ही करनी। इसके अलावा ये तीनों पोएम्स भी, ये सॉलिटरी रीपर, ऑड टू ड्यूटी, ऑड इन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये तीनों पोएम्स भी, तो ये 6 पोएम्स हैं। इनके भी मैं आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे अवेल करवा दूंगी, जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड देम प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है हमारा, एक पोएम थी इनकी टू द कुकू, वो भी एक छोटी सी पोएम है, इसको भी जस्ट गो थ्रू करना है। फिर एक इनका पोस्थमसली वर्क पब्लिश हुआ था जो इनकी वाइफ ने करवाया था इनकी डेथ के बाद, दैट इज द प्रील्यूड, इसकी भी आपको समरी जरूर करनी है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट कोट्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, आपको ना ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी आनी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि एग्जामिनर किस वे से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आई हैव रिटन हेयर 9 विलियम वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट पोएम्स। तो इनमें से आपको ये सारी पता होनी चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है, और इनमें से कुछ एक तो आपको बाय हार्ट याद होनी ही होनी चाहिए। अब पहली है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें बोला है कि नेचर कभी भी उन लोगों को धोखा नहीं दो, ऐसे दिल को धोखा नहीं देता है जो कभी किसी ने जब नेचर को प्रेम किया हो, जिस दिल ने नेचर को प्रेम किया हो उसको नेचर कभी धोखा नहीं देता है। अब ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोइट्री की लाइंस हैं, ये पोइट्री मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप इनको जरूर याद रखें, एटलीस्ट बिगनिंग की 2-3 लाइंस इनको याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोइट्री है ये शो करती है, जो लाइन्स है ये शो करते हैं कि किस तरह से आज का आदमी जो है वो कॉमन लाइफ को छोड़कर एक हसल बसल की लाइफ में पूरी तरह से भागम दौड़ कर रहा है। फिर नेक्स्ट ये प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स की लाइन है, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, 100% याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट लाइन है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि तुम जो जिस अंधेरे में हो उसको डिस्पेल करो, रिमूव करो, और थिंग्स की लाइट में आओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि नेचर जो है वो अब तुम्हें टीच करने, नेचर को अब तुम्हारा टीचर बनने दो। यानी कि यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि कैसे नेचर आपको गुड वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज टीच कर सकता है। अब नेक्स्ट है लाइन है फ्रॉम द पोएम माई हार्ट लीप्स अप। अब यहाँ पर इस लाइन के लिए ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस कोटेशन के लिए, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक बच्चा जो होता है ना वो नेचर के ज्यादा क्लोज होता है, तो उसमें मॉरल वैल्यूज ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो अपने से एडल्ट्स को, अपने से बड़ों को ज्यादा चीजें सिखा सकता है रेदर देन एडल्ट जितना बच्चों को सिखाए। इसका मतलब ये है, ठीक है। और एक है विलियम वर्ड्सवर्थ की डोंट वेट जस्ट बिगिन, कि अगर तुम्हें कुछ शुरुआत करनी है तो आप तुम्हें क्या करना चाहिए, शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है फिल योर पेपर विद द ब्रीथिंग्स ऑफ योर हार्ट, कि जब भी तुम्हारे पास कोई कागज मिले तो वहां पर आप तुम्हारे दिल में जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जो तुम सांसें ले रहे हो, उनको उन सांसों से भर दो, यानी कि राइट अ पोएट्री। नेक्स्ट है विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ थिंग्स को देखने के लिए आपको एक आई जो शांत कर देती है, किसको शांत कर देती है, वो आई कैसे बन सकती है, जब आपके पास हार्मनी की पावर होती है, जब आपके पास डीप पावर ऑफ जॉय होती है, तभी हम क्या है लाइफ की जो चीजें हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं। यानी कि हार्मनी होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और जॉय होना बहुत जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 6 जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ये लाइंस कंपोज्ड ऑफ फ्यू लाइंस अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे की इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनको भी आप बाई हार्ट याद कर लें, क्योंकि टिंटन एबे एक्सपेक्टेड है कि आपको आ सकता है। फॉर आई हैव लर्नड टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आप इनको, जब मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन करूंगी टिंटन एबे, तो तब वहां इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा क्रिटिक्स क्या बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, आपको 2-3 कोटेशंस आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो 3 या 4 कोटेशन आप विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखने वाले हैं उस क्वेश्चन में, 3 तो जरूर लिखेंगे, तो आप कोई भी 3 याद कर सकते हैं। एक तो पीबी शेली ने वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला है, और जनरली एक पोइट के बारे में भी बोला है कि एक पोइट जो है वो एक नाइटिंगेल है जो डार्कनेस में सिट करता है, डार्कनेस में बैठता है, एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स, और वो अपने खुद की खुशी को गाता है अपने खुद के ही सॉलिट्यूड में, खुद के अकेलेपन में, खुद की ही मीठी आवाजों से।
नेक्स्ट एसटी कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या बोला है कि वर्ड्सवर्थ चीफ मेरिट इज दैट ही हैज रेज्ड हिज सब्जेक्ट्स टू द डिग्निटी ऑफ हिज फीलिंग्स, कि उसकी जो विषय वस्तु जो होती थी पोइट्री की, उसका जो सब्जेक्ट होता था, जो थीम होता था, वो एक्चुअली उसको इतना उसने हाई रेज कर दिया है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको उनकी डिग्निटी तक इसको राइज कर दिया है। इसके अलावा हैरोल्ड ब्लूम ने बोला है कि इन हिज पोइट्री वर्ड्सवर्थ गिव्स वॉइस टू नेचर एंड द ह्यूमन हार्ट विद अ यूनिक इंटेंसिटी एंड इंटीमेसी। एक मैथ्यू आर्नोल्ड की तरफ से बोला गया है कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज अ पिलग्रिमेज टू ह्यूमैनिटीज ओन डीप एंड अबाइडिंग एंड फॉरएवर सेक्रेड इमोशंस। आप मैथ्यू आर्नोल्ड की इस कोटेशन को याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से रिलेटेड आएगा, नो डाउट। तो आप कोई भी, ये मैंने 5-6 लिख रखी हैं, इनमें से कोई भी आप 2 या 3 जो कोटेशंस आपको इजी लग रही हैं आप उनको याद कर लें। नेक्स्ट लेस्ली स्टीफन की है, वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर एंड ऑफ मैन सो फार एज मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, द पोएट ऑफ द कॉमन मैन, द पोएट ऑफ सिंपल रूरल लाइफ इज नॉट द पोएट ऑफ नेचर फॉर इट्स ओन सेक। फिर एक जॉफ्री हार्टमैन ने लिखी हुई है, इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री द रीडर एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ द प्रोफाउंड द स्पिरिचुअल एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ। जैसे बच्चे याद करते हैं ना कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, तो वैसे ही कोई भी 2, अगर 3 नहीं तो कोई भी 2 आप क्रिटिक्स क्या बोलते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में जो आपको इजी लगे उनको याद कर लें। एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। जो भी कोई मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।